लास्ट क्लास से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो लास्ट क्लास था वो पेज आपके सामने ही है, बिकॉज पोलैरिटी की बात की गई थी लास्ट क्लास में कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे देखा जाता है। तो ये डिस्कशन हुआ था कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे चेक करेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो उसमें कहा गया था कि जो इंडक्टर्स का इंड्यूस ईएमएफ होना चाहिए वो उससे जो करंट डिलीवर की जाए वो डीआई के अपोजिट साइड पर रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया थियोरेटिकल स्टेप। थियोरेटिकल स्टेप की जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट होगा, दैट इज करंट बाय इंड्यूस ईएमएफ, वो हमेशा आपको डीआई के अपोजिट होना चाहिए, ऑलवेज अगेंस्ट डीआई। ये हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल भी करने होते हैं हमें। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल वे रखते हैं, ठीक है, कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, फॉर न्यूमेरिकल्स, तो वो तुमको हम बता दें क्या करना है। न्यूमेरिकल्स जब करोगे तो आप पोलैरिटी के लिए, न्यूमेरिकल्स के केस में पोलैरिटी के लिए एग्जैक्टली वही काम करो जो रेजिस्टेंस के लिए करते हो। कि अगर जैसे अगर एक रेजिस्टेंस आर है और वहां पर करंट आई फ्लो करे, रेजिस्टेंस आर है और वहां पर करंट आई फ्लो करे, तो हम इसकी पोलैरिटी किस तरीके से दिखाएंगे, और हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। कि अगर इंडक्टर एल है और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो न्यूमेरिकल्स के लिए रेजिस्टेंस के लिए क्या कहते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट साइड हमेशा हम लोग पॉजिटिव एंड दिखाते हैं और राइट साइड हमेशा हम लोग नेगेटिव एंड दिखाते हैं। यही रूल यहाँ पर फॉलो करो, यही वाला रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे कि जो करंट आई है उसकी वजह से लेफ्ट साइड प्लस होगा और राइट साइड माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, एग्जैक्टली सेम रूल। बट एक फर्क सिर्फ ये रखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V की जब बात करते हो रेजिस्टेंस के लिए, तो वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इंटू आर के बराबर। और अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V की जब बात करेंगे इंडक्टर वाले केस में, तो उसको हम सिंपली L इंटू डी आई ओवर डी टी, यहाँ से माइनस साइन हम नहीं लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ की जगह पर ये यूज करा जाएगा यहाँ पर L इंटू डी आई बाई डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। और यहाँ पर हम डी आई अपॉन डी टी को उसके साइन के साथ एज इट इज रखेंगे, मतलब डी आई बाई डी टी जो होगा यहाँ पर वो विद प्रॉपर साइन, दैट मीन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में और नेगेटिव है तो नेगेटिव में। अकॉर्डिंगली हमारा न्यूमेरिकल एडजस्ट होता रहेगा, न्यूमेरिकल्स हमारे होते रहेंगे, ठीक है। मतलब जिस साइड से करंट फ्लो करेगा वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ न्यूमेरिकल करने के लिए। तो दैट मीन्स कि अगर हमारा डिक्रीजिंग करंट होगा, देखो अपने आप देखो, जैसे यहाँ पर करंट डिक्रीजिंग है, तो जब डिक्रीजिंग करंट होगा तो डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू -4 आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस की एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस की नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि ये जो पोलैरिटीज हैं ये गलत पोलैरिटीज हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये जो पोलैरिटी दिखाई जा रही है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सही पोलैरिटी में माइनस वाला इस तरफ होना चाहिए और प्लस वाला इस तरफ होना चाहिए, जो कि प्रीवियस क्लास से आप देख सकते हो। प्रीवियस क्लास में जब करंट डिक्रीज कर रहा था तो लेफ्ट साइड पर पोलैरिटी माइनस थी और राइट साइड पर पोलैरिटी प्लस थी। तो न्यूमेरिकल्स में अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। हमें उसको अब न्यूमेरिकल करते वक्त ये टेंशन नहीं है आपको, न्यूमेरिकल करते वक्त ये इश्यू नहीं आएगा कि किधर प्लस मानना है और किधर माइनस मानना है। एक रूल बना दिया और यही रूल न्यूमेरिकल्स के लिए फॉलो करेंगे, इसी रूल को न्यूमेरिकल्स में फॉलो करेंगे। एज एग्जांपल, मान लो आपसे ये कहा जाए कि एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का और इंडक्टेंस है यहाँ पर 4 हेनरी का,
और इसके अंदर कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, वैल्यू उसकी हम कुछ मान लेते हैं 10 माइनस 5t², 10 माइनस 5t², ये हमने इसकी एक वैल्यू मान ली। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और किसी ने पूछा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी एट टी इक्वल टू हाफ सेकेंड्स एंड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सीधा सा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, कि हाफ सेकंड पर और 2 सेकेंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या बनेगा। तो हमारा ये कहना है कि इस न्यूमेरिकल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जब तुम डील करोगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी डील करेंगे, तो उसका तरीका बता रहा हूँ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस आपको ए माइनस बी चाहिए, बी ए माइनस बी भी चाहिए, तो हम लोग ए से बी की तरफ चलेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चलेंगे। वी ए माइनस बी भी निकालने के लिए आप सिंपली ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मूव करो। और अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और करंट के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो अगर हम लोग ए से बी की तरफ जाएंगे तो दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, और जब इन डायरेक्शन ऑफ करंट होंगे तो हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस में आएगा, फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा आई इंटू आर के हिसाब से। तो 10 माइनस 5t² मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आई इंटू आर, और इसके आगे प्लस साइन। फिर जब ए से बी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें इस इंडक्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द इंडक्टर। और उसको भी, क्योंकि हम ए से बी जब जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे, तो फिर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, L4 एंड डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, और डी आई अपॉन डी टी इस इक्वेशन के हिसाब से करेंगे तो माइनस 5t² का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे डी आई अपॉन डी टी को, तो माइनस 10 इंटू टी, दैट्स ऑल। अब आप इसमें t की वैल्यू पुट करते जाओ, t इक्वल टू 1/2 रखना है, t इक्वल टू 2 रखना है, दोनों आंसर्स यहीं से आएंगे आपको। इनफैक्ट कोई भी वैल्यू रखनी होगी तो आंसर आएगा यहीं से। सो न्यूमेरिकल करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितना कि थ्योरी में है। न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, सिंपल सा रूल है। अगर आप करंट की साइड चल रहे हो तो पॉजिटिव साइन यूज करिए, और करंट के अपोजिट चल रहे हो तो माइनस साइन यूज करेंगे। दैट्स इतना इतना सिंपल से कर सकते हो इसको। जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ये इंटेंशनली मैंने इस तरीके का एक डायग्राम बनाया है, तीनों एलिमेंट यूज कर रहा हूँ। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 सॉरी 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, और 3 हेनरी का इंडक्टेंस। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये ए बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है, ठीक है। 2 ओम रेजिस्टेंस के केस में आपको ये दिया गया है, इन केस ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, current of 5 ampere in the left side direction. Then for this 4 ohm resistance, 4 microfarad capacitance, चार्ज दे रखा है आपको प्लस माइनस में Q, and that charge Q is given as 10t²। चार्ज की वैल्यू है 10 इंटू t², और ये चार्ज माइक्रोकूलम्स में है, इन माइक्रोकूलम्स, चार्ज गिवन इन माइक्रोकूलम्स है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ये क्वेश्चन है कि इसमें वी ए माइनस वी सी की वैल्यू क्या बनेगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब तो वी ए माइनस वी सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट वर्क जो करना है, ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है,
देखो सबसे पहले इस कैपेसिटर वाले में करंट निकालो, कैपेसिटर वाले में करंट, वो कैसे निकालेंगे, डी क्यू बाई डी टी करके। तो पहले डी क्यू बाई डी टी करके आप ये पता लगाओ कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट बाय डी क्यू अपॉन डी टी। फिर जब इस ब्रांच की करंट सॉल्व हो जाएगी और ये करंट 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर पॉइंट बी पर जंक्शन रूल फॉलो करेंगे, पॉइंट बी पर जंक्शन रूल, और पॉइंट बी पर जंक्शन रूल लगा करके ये पता लगाएंगे कि इस 3 हेनरी वाले इंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी वो 20 इंटू टी, यानी कि इस ब्रांच में करंट आ गया। तो करंट इन द ब्रांच डी बी इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू बाई डी टी के हिसाब से चलेंगे तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू 20 टी, इसका करंट। इसमें ऑलरेडी 5 एम्पियर करंट है। अब आप पॉइंट बी पर, जो पॉइंट बी है, यहां पर जंक्शन रूल अप्लाई करो, और जंक्शन रूल अप्लाई करके ये पता लगाएंगे कि इस तरफ कितना करंट जाएगा। तो वो अगर जंक्शन रूल प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो इस तरफ जो करंट जाएगा, इस साइड पे जो करंट होगा, करंट इन द ब्रांच बी टू सी, वो ये वाला करंट जो जा रहा है टुवर्ड्स बी, और उसमें से 5 को लेस करेंगे। दैट मीन्स 20 इंटू टी माइनस 5। ये चेक कर लो आप इसको एक बार, इतना पार्ट चेक कर लिया जाए, करंट जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब वी ए माइनस वी सी निकालना है मेरे को, तो वी ए माइनस वी सी चाहिए ना, वी ए माइनस वी सी। तो ए से सी की तरफ चलेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जाएंगे तो यहां पर हम लोग करंट के अपोजिट चलेंगे, इधर जाएंगे तो अगेंस्ट करंट जाएंगे, तो माइनस, और फिर आई इंटू आर, 2 इंटू 5। फिर हम लोग बी टू सी जाएंगे, बी टू सी, तो अब हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। उत्कर्ष नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू इंक्रीजिंग है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन डी से बी ही होगी। और यहाँ पर सी टू बी ले सकते हो, मतलब ये ले सकते हो, वो फिर यहाँ पर पलट जाएगा, ये 5 माइनस 20 टी आ जाएगा। चलो, तो ए टू सी वाले में ये हो जाएगा, और प्लस इसके बाद जब बी टू सी जाएंगे तो हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, प्लस साइन, और इंडक्टेंस L3 इंटू डी आई अब डी टी। अब इसका डी आई बाई डी टी करेंगे, यहाँ पर डी आई इन द ब्रांच बी टू सी अपॉन डी टी, तो अब इसका डी आई बाई डी टी 20 हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इज 20, वो 20 यहाँ रख दो और वो आंसर आ जाएगा। तो अपने आप मालूम चल जाएगा आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि वी ए माइनस वी सी प्लस है कि माइनस है। और उसके प्लस माइनस से ये मालूम चल जाता है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी में से कहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करोगे आप इंडक्टेंस वाले केसेस में। ठीक है, अब देखो, हाँ जी प्लस आ रहा है, तो प्लस आने का मतलब अब देख लो कि कौन सा पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर है, वो अपने आप मालूम चल जाएगा, प्लस साइन आने का मतलब। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टेंस, उसकी पोलैरिटी को न्यूमेरिकल्स में कैसे देखना होगा। क्वेश्चंस करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास में इंडक्टेंस वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया था। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर और है, वो देख ले फाइनल, विच इज एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर का मतलब ये है, एनर्जी ऑफ इंडक्टर को अगर हम देखें, देखो एक सेकंड यार, इसकी मतलब वैसे डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो इट इज द डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, वर्ड्स में क्या होना चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
amount of energy required to establish a current in the inductor. Establish a current in इंडक्टर. ये इसकी इन वर्ड्स डेफिनेशन है कि वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा उस इंडक्टर में करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो चीज उसकी एनर्जी ऑफ इंडक्टर है इन वर्ड्स. अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, ये क्वेश्चन आता है कि एनर्जी क्यों रिक्वायर होगी. क्या करंट का एस्टेब्लिशमेंट अपने आप नहीं हो सकता? इंडक्टर में करंट क्या अपने आप एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है? हमें हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है क्या उसमें? तो आंसर है कि हाँ भाई, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज इंडक्टर का नेचर यही है कि वो करंट की ग्रोथ को अपोज करता है. नेचर ऑफ इंडक्टर ये है कि वो करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा. तो करंट एस्टेब्लिश करते वक्त हम लोग को एनर्जी सप्लाई करते रहना पड़ेगी. देखो, तो अगर ये कहा जाए कि इंडक्टर एल है, इंडक्टेंस एल है और उसके अंदर करंट यहां पर स्मॉल आई है एट सम इंस्टेंट, किसी टाइम पर, एट सम मोमेंट करंट की वैल्यू को स्मॉल आई मान लें, और हम अभी मान के चल रहे हैं कि करंट स्टिल स्टिल ग्रोइंग है, करंट अभी भी ग्रोथ कर रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है अभी भी, स्टिल ग्रोइंग, और मोमेंटरली इसकी वैल्यू स्मॉल आई है, मोमेंटरली इस मोमेंट पर इसकी वैल्यू स्मॉल आई है. नाउ यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्लस माइनस का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल टू एल इंटू डी आई ओवर डी टी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू. ये पोटेंशियल डिफरेंस I इक्वल टू इतना. अब इसमें वर्क क्यों होगा, देखो वर्क क्यों होगा, देखो ये करंट जब और इंक्रीज करेगा, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा. अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस का ना, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और ये करंट अभी भी ग्रोथ कर रही है, तो कुछ और चार्जेस फ्लो करके आएंगे यहाँ पर. तो उसके लिए एक काम करो, अगर ये किसी मोमेंट पर है और वो मोमेंट हम टी मान लेते हैं, तो डिफरेंशियल टाइम के बाद, दैट मीन्स अगला मोमेंट टी प्लस डी टी मान लेते हैं, नेक्स्ट मोमेंट इज टी प्लस डी टी. उस टी प्लस डी टी मोमेंट में करंट की ग्रोथ हो गई, और अब करंट आई प्लस डी आई हो गया, करंट इंक्रीज कर गया, वहां पर पहले से ज्यादा हो गया करंट. तो ये जो करंट इंक्रीज हुआ है ना, आप खुद सोचो इस इंक्रीज्ड करंट में कितना चार्ज फ्लो करके आया होगा, इस इंक्रीज्ड करंट के अंदर कितना चार्ज आया होगा. अगर हम उसकी बात करें तो इन dt सेकेंड्स, चार्ज की बात करें अगर हम कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो करंट तो di था, मल्टीप्लाइड बाय dt और करेंगे di इंटू dt करंट, बिकॉज आई करंट ऑलरेडी टाइम t पर था, dt सेकेंड्स में, di करंट और आ रहा है, तो di इंटू dt इतना चार्ज फ्लो कर रहा है. और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जब डी करंट जब फ्लो करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उस ए और बी पॉइंट के बीच में ऑलरेडी एक पोटेंशियल डिफरेंस था आई करंट के टाइम पर. इस आई करंट के टाइम पर ए और बी के बीच ऑलरेडी इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, और उस एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस में डी आई करंट यानी कि डी आई इंटू डी टी का चार्ज फ्लो करके आएगा. तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगाएं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी, और मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाएंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी इंटू जो भी चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पर. एक सेकंड.
ठीक है, मतलब पॉइंट ये है, थियोरेटिकली पहले समझ लो जल्दी से इसको यार, कि क्या होता है कि जैसे जैसे चार्ज फ्लो करता है, जैसे जैसे करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने के साथ साथ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो चुका होता है, और उस स्टैब्लिश्ड पोटेंशियल डिफरेंस में जब और करंट फ्लो कराएंगे तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट आएगा, और उस हिसाब से ये वर्क बन जाता है यहाँ पर। इसको फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाए। एक ना मैग्नेटिज्म में हम लोग का लेक्चर हुआ था, जहां पर वर्क डन को हम लोग वर्क डन को करंट और फ्लक्स के फॉर्म में देख रहे थे। वर्क डन को हम लोग करंट और फ्लक्स के फॉर्म में देख रहे थे। जरा आप अपने लेवल पर आप लोग उस रिलेशन को याद करो, बट मैं आपको जस्ट फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। हम लोगों ने ये कहा था उस टाइम पर कि अगर अगर किसी लूप में, याद करिएगा मैं आपको बताता हूँ क्या था, अगर किसी लूप में कांस्टेंट करंट फ्लो करे आई का, कांस्टेंट करंट इक्वल्स टू आई हो, और उस लूप का चेंज इन फ्लक्स, उस लूप में चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई हो या डी फाई हो, तो वहां पर ना एक वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब कितने लोग को याद है मुझे पता नहीं, बट एक कंसेप्ट था वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट में ये कहा गया था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई और, हाँ मतलब डी फाई, अगर याद आ रहा हो आपको, का पुराना लेक्चर था करंट इनटू चेंज इन फ्लक्स। मतलब ये मेथड अगर आप रिकॉल कर पाओ कि किसी भी लूप में अगर करंट है और फिर उसका फ्लक्स चेंज होगा, तो वहां पर एक वर्क डन की जरूरत है आई इंटू डेल्टा फाई। ये मतलब करीब जब मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर पहले की बात है, 5 या 6 लेक्चर पहले आया था। देखो इसको कैसे होगा ना, तो यहाँ पर क्या है, फ्लक्स कितना है, पहले तो आप ये देखो फ्लक्स की वैल्यू, कि फ्लक्स इंडक्टेंस के केस में जो डेफिनेशन होती है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, फ्लक्स अपॉन करंट, ये इंडक्टेंस है। यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, फ्लक्स इक्वल टू एल आई। तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, हाँ जी करें, यहाँ पर फ्लक्स निकाल सकते हो एल इंटू आई करके, यहाँ पर फ्लक्स एल इंटू आई है, और यहाँ पर फ्लक्स हो गया एल इंटू आई प्लस डी आई। इसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से फाई इक्वल टू एल आई है, तो फ्लक्स इन दिस केस विल बी एल इंटू आई, and the flux in new case is L multiplied by I plus DI. So change in flux की अगर हम बात करेंगे तो change in flux हो जाएगा L multiplied by DI. Change in flux will be L DI. समझ गए इसको? चले इसके डेफिनेशन फॉलो करो आप। L into I फ्लक्स होता है, तो L into स्मॉल I यहाँ का फ्लक्स, और L into I plus DI बाद वाला फ्लक्स, माइनस कर दो, चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया। और चेंज ऑफ फ्लक्स को इंस्टेंटेनियस करंट आई से मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ फ्लक्स को इंस्टेंटेनियस करंट आई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई इंटू एल डी आई। इसके हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से, ये कंसेप्ट एक बार आप अपने नोट्स में देख लेना, पहले डिस्कस हो चुका है। तो इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस चेंज ऑफ फ्लक्स, ये हमारा वर्क डन हुआ। इतना वर्क हमको करना पड़ेगा इस केस में, और डी डब्ल्यू कह सकते हो इसको। सो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं फॉर द करंट कैपिटल आई मान लो, तो लेट करंट ग्रोज फ्रॉम, हम ऐसे मान लेते हैं कि जो करंट है वो ग्रो होती है 0 एम्पियर से और कोई कैपिटल आई एम्पियर तक। तो फिर हम टोटल वर्क जब निकालेंगे ना, तो टोटल वर्क आई इंटू एल डी आई को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल आई, और इसी को हम एनर्जी ऑफ इंडक्टर कह रहे हैं, इसी स्टेप को एनर्जी ऑफ इंडक्टर कह रहे हो। सो जो एनर्जी ऑफ इंडक्टर की डेरिवेशन अगर हम बात करें, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर डिनोट करेंगे कैपिटल यू से, इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो हो जाएगा हाफ एल कैपिटल आई स्क्वायर। बस ये इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है। इस चार्ज वाले कंसेप्ट को हम डिलीट कर रहे हैं, बिकॉज चार्ज वाला मेथड जो है वो वर्क करता है, बट इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, तो फ्लक्स मेथड पे ही चलिए, ठीक है। मतलब
वैसे भी सीबीएसई में यानी एनसीईआरटी में यही डेरिवेशन आपको दिखानी पड़ेगी, फ्लक्स वाली डेरिवेशन। करंट इनटू चेंज इन फ्लक्स इज द वर्क डन। चेंज इन फ्लक्स हो गया इसके हिसाब से एल इंटू डी आई, डी फाई हो गया एल इंटू डी आई, और फिर आई से मल्टीप्लाई किया आई एल डी आई, और फिर उसको इंटीग्रेट किया एंड दैट्स हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर को। अब ना एक काम करोगे यार, एनर्जी ऑफ इंडक्टर को आप कंपेयर करेंगे, इसको मैं मैकेनिक्स के एनालॉग से दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैकेनिक्स की एनालॉग से, कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर को मैकेनिक्स एनालॉग में कैसे देखा जाए। तो देखिए मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ सूरज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं, वो हाफ एम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा कि मैकेनिक्स में ये कहा जाता है कि अगर कोई मास एम रेस्ट पे है, अगर कोई मास एम रेस्ट पे है और हम चाहते हैं कि उसमें उसके अंदर वी वेलोसिटी आ जाए, अगर वो मास रेस्ट पे है और आप चाहते हो उसके अंदर है कि वेलोसिटी की वैल्यू आए वी आफ्टर सम टाइम, तो मैकेनिक्स क्या कहता है कि वेलोसिटी अपने आप नहीं आती है। अगर एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को आप चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा उसके ऊपर, वर्क डन हुआ होगा यहाँ पर, वर्क टू बी डन। वर्क आप जब करोगे तब जाकर के वो वर्क चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और इसीलिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मास जो रेस्ट पे था ये अपनी स्टेट को चेंज होने से अपोज करेगा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी। इनर्शिया की वजह से अगर ये मास 0 मीटर पर सेकंड पर है तो ये चाहेगा कि हम 0 मीटर पर सेकंड पे रहें, तो इसकी वेलोसिटी को बदलने के लिए हमें बाहर से वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में पढ़ते हो। एग्जैक्टली सेम एनालॉग पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है एल, इंडक्टर एल एग्जैक्टली सेम एनालॉग पर, और वहां कोई करंट नहीं है, आई जीरो है वहां पर। अब आप इससे कंपेयर करना, इंडक्टेंस को मैंने मास से कंपेयर किया है बिकॉज मास मैकेनिक्स में इनर्शिया का रोल प्ले करेगा, तो इंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इनर्शिया का रोल प्ले करेगा। ये चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को अपोज करते हैं, ये चेंज ऑफ फ्लक्स फाई को अपोज करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इस इंडक्टर में कुछ टाइम बाद आई करंट फ्लो करे, अगर ये चाहते हैं कि इसमें कुछ टाइम बाद आई करंट फ्लो करे आफ्टर सम टाइम, जैसे वहां पर वेलोसिटी वैसे यहां पर करंट आफ्टर सम टाइम, तो ऐसा करने के लिए एग्जैक्टली सेम एनालॉग पर वर्क टू बी डन होगा, इसके अंदर भी वर्क टू बी डन। और इस केस में जो हमने वर्क किया है उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर आ रही है। जैसे यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे, इवन फॉर्मूला भी देख लो सेम है, एक जैसा फॉर्मूला है, फॉर्मूले भी एक जैसे हैं। और ना मजे की बात बताता हूँ तुम्हें, एक 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 और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 100% एक दूसरे के एनालॉग पर कैसे चलते हैं देखिएगा। सिमिलरिटीज, मैकेनिक्स में आप डील करते हो सब कुछ लीनियर मोमेंटम से, तो लीनियर मोमेंटम कैपिटल पी इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर हम फ्लक्स से डील करते हैं, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फाई जस्ट नाउ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई बोला जा रहा है, फाई इक्वल्स टू एल आई है। दैट मीन्स कि लीनियर मोमेंटम पी और फ्लक्स एनालॉग हुए, मास का एनालॉग सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, और वेलोसिटी का एनालॉग करंट हुआ। वो इससे भी जस्टिफाइड है, एम के एनालॉग पर एल है और वी के एनालॉग पर आई है, ये सब एनालॉग है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन लॉ which says force is equals to rate of change of linear momentum,
तो इधर फेरेडेस का इंपॉर्टेंट लॉ ईएमएफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इवन लॉ भी उनमें आइडेंटिकल है, बस एक माइनस साइन अलग है, वो अलग पॉइंट है, बट लीनियर मोमेंटम का रेट फोर्स बताएगा तो फ्लक्स का रेट ईएमएफ बताएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब फोर्स का एनालॉग ईएमएफ हो गया, और मोमेंटम और फ्लक्स पहले से ही एनालॉग है। फोर्स और ईएमएफ एनालॉग हैं, और इसी एनालॉग के बेसिस पर साइंटिस्टों को ऐसा लगा था कि ईएमएफ भी कोई फोर्स होना चाहिए, और गलतफहमी में उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया इसका। बाद में मालूम चला कि यार ये फोर्स नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकला, तो वो गलतफहमी हुई थी उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। इनफैक्ट और एनालॉग है मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी में, और एनालॉग आप समझ लोगे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी कर पाएंगे। अगर हमारे को एनालॉग समझ आ गया तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ एनालॉग हैं, जानते हो क्या? आप मैकेनिक्स में वेलोसिटी की जब बात करते हो मैकेनिक्स में, तो वेलोसिटी कहा जाता है कि ये dx अपॉन dt है, तो इधर हम करंट को कहेंगे dq बाई dt। इसका मतलब पोजीशन और चार्ज एनालॉग होंगे, पोजीशन एंड चार्ज दे आर एनालॉग एक दूसरे के। उसके अलावा यहां पर एक और चीज बताएं, Q इक्वल टू CV है ना, कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, गलत हो गया, उस तरफ आना चाहिए, Q इक्वल टू CV इस तरफ आना चाहिए। यहां पर दूसरा फॉर्मूला, यहां पर हम लिखेंगे F इक्वल टू माइनस KX, हुक्स लॉ। और यहां पर V इक्वल टू 1/c इंटू क्यू। देखो क्या है एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस और फोर्स एनालॉग है। पोटेंशियल डिफरेंस का एनालॉग फोर्स है, यहां से फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस एनालॉग है। स्मॉल एक्स यानी कि पोजीशन का एनालॉग चार्ज है, एक्स और क्यू, ये एनालॉग है, एक्स का एनालॉग क्यू हो गया। तो इस बेसिस पर एक और एनालॉग निकलता है मैकेनिक्स का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इलेक्ट्रिसिटी का 1 अपॉन कैपेसिटेंस, ये एनालॉग है, कैपेसिटेंस के और 1/c एनालॉग है। और एक और एनालॉग लास्ट पे, यहां पर आप स्प्रिंग एनर्जी की बात करते हो कि स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर कैपेसिटर के एनर्जी की बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि ये हाफ स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी है। मतलब आप देखो कहां तक कितना रिजेम्बलेंस दोनों के बीच में है, कि हाफ हाफ के और 1/c, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से पूरी मैकेनिक्स इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कंपेयर की जा सकती है, पूरी मैकेनिक्स। और जो प्रिंसिपल्स हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखे हैं उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे, लाइक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम उसकी जगह पर अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन मैकेनिक्स में आ सकता है तो फ्लक्स कंजर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी में भी आ सकता है। तो ये कंपैरिजन ध्यान रखना है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट अभी के लिए मेरा पर्पस कुछ और था। नहीं नहीं साहिल जी, एनालॉग नहीं है, नेचर है, कह सकते हो नेचर है, नेचर है। सूरज बता रहे नेचर है कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी परफेक्ट आइडेंटिकल चल रहे हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। और सूरज, इंडक्टर में हीट लॉस क्यों नहीं होता, ये भी वैलिड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि इंडक्टेंस में हीट लॉस होगा कि नहीं होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडक्टेंस में हीट लॉस होगा कि नहीं होगा वो आप देखो, एक्चुअली हम पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग आइडियल इंडक्टर पढ़ रहे हैं यार, हम ना आइडियल इंडक्टर पढ़ रहे हैं।
जानते हो ये मैकेनिक्स में वो केस हो गया जहां पर आप आइडियल सरफेस पढ़ते हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ना तो आइडियल इंडक्टर कहीं पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना ही आइडियल सरफेस यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस कहीं पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इंडक्टर्स में हीट लॉस होगा, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसको कंसिडर करेंगे। अभी हमने ये माना है कि जो इंडक्टर है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अभी ये माना है आपने कि इंडक्टेंस में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिस वजह से हीट लॉस नहीं है उसके अंदर। बहुत पॉइंट आपका बहुत जेन्युइन है, पॉइंट बहुत जेन्युइन पॉइंट है। बट अभी हमने इंडक्टेंस को ना रेजिस्टेंस फ्री मान लिया है, ये आप मान के चलिए कि रेजिस्टेंस फ्री इंडक्टर है वो। ठीक है सूरज, पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारा? रेजिस्टेंस फ्री इंडक्टर एज्यूम करके हमने चला है, मतलब ये मैकेनिक्स का फ्रिक्शनलेस सरफेस वाला अजम्पशन हो गया, उस तरीके से माना है मैंने। बट हाँ, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर जब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो एक और पॉइंट देखो यार, एनर्जी ऑफ इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो यहां पर भी कुछ पुराने लेक्चर आएंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं, आप तब तक रिकॉल करके रखिए। सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनोइड का लास्ट टू लास्ट क्लास में डिराइव हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। तो अभी हम लोगों ने एनर्जी ऑफ इंडक्टर को डिराइव किया है हाफ एल आई स्क्वायर, जस्ट नाउ ये डिराइव किया है। और अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड की बात करें तो एक बार याद करो जल्दी से कि लॉन्ग सोलेनोइड वाले केसेस में सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू थी, तो कुछ ऐसा था, ये म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। स्मॉल आर इसका रेडियस है, मतलब इसकी कॉइल की रेडियस स्मॉल आर, एल इसका टोटल लेंथ और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को। अच्छा, लॉन्ग सोलेनोइड के केस में एक और चीज कही जाती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन आई होगी, म्यू नॉट एन इंटू आई, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, यहां से एनर्जी की वैल्यू को क्या रखेंगे, हाफ सेल्फ इंडक्टेंस की जगह पर पुट करेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, और आई स्क्वायर कैपिटल आई स्क्वायर। तो जो कैपिटल आई स्क्वायर है उसकी जगह पर हम करंट यहां से लेंगे आई, वो रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन उसका स्क्वायर। तो इससे एनर्जी कुछ बन जाएगा हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, चेक कर लो इसको, और पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। और पाई आर स्क्वायर एल की अगर हम बात करें कि पाई आर स्क्वायर एल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एल ऑब्वियसली टोटल वॉल्यूम इनसाइड सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर का टोटल वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एल। आइडियल सोलेनोइड है तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, यानी कि ये जो पाई आर स्क्वायर एल देख रहे हैं ये कहा जा सकता है, हाँ जी अंबर, पाई आर स्क्वायर एल, इसको कह सकते हो कि ये वॉल्यूम है ऑफ स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितने वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है वो वॉल्यूम कितना है। आइडियल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस खाली इनसाइड होती है, आउटसाइड होती ही नहीं है आइडियल सोलेनोइड में। सो द स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एल, और लेफ्ट साइड एनर्जी है। अब इस वॉल्यूम को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब निकालेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू बन जाती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, विच इन एनर्जी डेंसिटी जिसको कह सकते हो कि इट इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा एक रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है वो देखो एक बार आप,
कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिजल्ट है इसका। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रिजल्ट है वो यहीं पर याद दिलाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रिजल्ट था, इसके सिमिलर रिजल्ट है। इसे रिकॉल कराओगे, वो था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो उसी के एग्जैक्ट एनालॉग पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी डेंसिटी है। अभी इसको कुछ लोगों के लिए फॉर्मूला है, नॉर्मल है, कुछ लोग तो पढ़ते ही इसीलिए हैं और कुछ तो पढ़ भी नहीं रहे कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो हम लोग क्या कर लें इसके लिए भाई। बाकियों के लिए मेरा एक सजेशन है जो सीरियसली सुन रहे हैं इस टाइम पर, आपको ना इस कंसेप्ट को समझना होगा कि ये एक फॉर्मूला तो है ही है, ठीक है, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा आपसे, बट ये ध्यान रखना है आपको कि खाली 12th पास नहीं करना है, आगे पढ़ना भी है। तो इस कंसेप्ट को आप ये समझोगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टेब्लिश करने का वर्क है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फिजिकल मतलब होगा वर्क टू स्टैब्लिश मैग्नेटिक फील्ड इन एनी स्पेस, वर्क टू स्टैब्लिश मैग्नेटिक फील्ड इन एनी स्पेस, आप ये कहोगे कि दैट इज एनर्जी डेंसिटी। यही बात मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कही थी कि अगर आप किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो तो आपको वहां पर वर्क करना पड़ता है, और डिस्ट्रॉय करते हो तो आपको वर्क मिलता है। ऐसे ही अगर हम कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का वर्क हम कैलकुलेट करेंगे इस रिजल्ट हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट वाले फॉर्मूले से। तो इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इट इज द वर्क टू प्रोड्यूस बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस। देखो एज एग्जांपल समझाते हैं इसको। तो एज एग्जांपल में ये देखिएगा, सिलेंडर का एग्जांपल लेंगे यार, एक सिलेंडर का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लॉन्ग सिलेंडर का एग्जांपल, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर वाले एग्जांपल में आप जरा इमेजिन करो कि उस सिलेंडर में पहले से कोई करंट नहीं है, पहले कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसमें। तो नेचुरल सी बात है कि अगर इस सिलेंडर में पहले कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर इस सिलेंडर में, लॉन्ग सिलेंडर में अगर हम ये मान लें कि पहले जीरो करंट है, तो जीरो करंट का सिलेंडर होगा तो फिर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं। फिर हम लोगों ने इस सिलेंडर में आई करंट स्टैब्लिश कर दी, इस सिलेंडर के अंदर कैपिटल आई करंट फ्लो करा दी, जो इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा। करंट आई पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कि सॉलिड सिलेंडर हुआ ये, जो करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर क्रॉस सेक्शन इसके। तो अब मुझे पता करना है कि जब आप इसमें करंट स्टैब्लिश कर दोगे तो कुछ वर्क आएगा। वर्क इसलिए आएगा कि करंट स्टैब्लिश करने का मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं जनरेट की जा रही है तो फिर वर्क करना चाहिए उसके लिए, और यही आपका क्वेश्चन है, यही न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क हैज बीन डन टू एस्टैब्लिश दिस करंट कैपिटल आई, हाउ मच वर्क इज डन to establish this current I in the long cylinder of given dimensions, length L और radius कुछ a मान लेते हैं इसका, radius a और length L।
कि इसके अंदर करंट एस्टेब्लिश करने में हमने कितना वर्क किया है, या सिंपल वे में इसकी एनर्जी बतानी है आपको, एनर्जी ऑफ सिलेंडर बतानी है सिंपल वे में, ये भी कहा जा सकता है। न्यूमेरिकल को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस सिलेंडर में कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ सिलेंडर का मतलब ही यही है, एनर्जी ऑफ सिलेंडर का मतलब कि उस सिलेंडर में जो करंट है उसकी वजह से कितनी एनर्जी एज वर्क डन यूज की गई है। तो देखो, नंबर 1, आप इसमें करंट एस्टेब्लिश करके मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पर क्रिएट कर रहे हैं। अगर सॉलिड सिलेंडर के अंदर हमने आई करंट डाला है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन से स्पेस में जनरेट की गई है, सिलेंडर के अंदर वाले स्पेस में या फिर सिलेंडर के बाहर वाले स्पेस में। और आंसर इसका ये है कि क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर हो चुका है और करंट पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करके जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिलेंडर के अंदर भी प्रोड्यूस की जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के बाहर भी प्रोड्यूस की जाएगी। इनसाइड सिलेंडर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एम्पियर लॉ से, और आउटसाइड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें एम्पियर लॉ से, तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे आएंगे। इनसाइड वाला जो रिजल्ट आएगा अगर हम एम्पियर लॉ फॉलो करेंगे तो वैसे भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, म्यू नॉट इंटू करंट डेंसिटी जे इंटू आर बाई टू, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इनसाइड वाले फॉर्मूले के हिसाब से। और करंट डेंसिटी जे विल बी टोटल करंट बाय द टोटल एरिया। और आउटसाइड वाला भी एम्पियर लॉ से आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर। ये दोनों एम्पियर लॉ से डिराइव होंगे और एम्पियर लॉ के चैप्टर में डिराइव किए थे मैंने, इसलिए दोबारा नहीं करने। तो करंट आई स्टैब्लिश करने का मतलब सिलेंडर के अंदर वाले स्पेस के अंदर में ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और सिलेंडर के बाहर वाले स्पेस में ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और हम लोग यही पे कह रहे हैं कि हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का मतलब है, फॉर्मूले के अलावा इसका फिजिकल मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का वर्क डन। तो ये वर्क हम यहां पर निकालते हैं। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर बाई टू वाली मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर क्रिएट की जा रही है। तो इसके लिए कितना वर्क चाहिए, देखो, हाफ म्यू नॉट जे आर बाई टू बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। इतना वर्क यूनिट वॉल्यूम के लिए चाहिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए डेंसिटी है ये, पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करना होगा, बट क्योंकि स्मॉल आर इन्वॉल्व है इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, स्मॉल आर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डेंसिटी है। तो हम एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेंगे, टोटल वॉल्यूम की जगह पर डिफरेंशियल वॉल्यूम लेंगे। और सिलेंडर के केस में डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो फिर डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके 2 पाई आर एल डी आर, तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल वॉल्यूम पुट करेंगे 2 पाई आर एल डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के रेडियस स्मॉल ए तक। तो ये हुआ वर्क टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर, प्लस वर्क टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर, तो वो होगा हाफ, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है वो, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। फिर डिफरेंशियल वॉल्यूम आएगा, वहां पर भी 2 पाई आर एल डी आर, और ये भी इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा ए से इन्फिनिटी तक। कुल मिलाकर के ये हमारा टोटल कैपिटल यू होगा। अब इंटीग्रेशन पार्ट तुम लोग करो अपने हिसाब से। ये इसकी टोटल एनर्जी कहलाएगी, ये इस सॉलिड सिलेंडर की टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी ऑफ दिस लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर इतनी होगी। सो एनर्जी ऑफ सिलेंडर बोलने का मतलब कि उसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है,
नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा दीपल जी। आउटसाइड में, आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो होगी। स्मॉल आर जब इनफाइनाइट रखेंगे तब जाकर के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यानी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट स्पेस में जनरेट की जा रही है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस इनफाइनाइट तक है, इसलिए लिमिट इनफाइनाइट तक है। बेसिकली जितने स्पेस में, जिस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लिमिट उस स्पेस के अकॉर्डिंग रखनी होगी हमें, कि वो स्पेस कहां से कहां तक है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस जीरो से लेकर के स्मॉल ए रेडियस तक है, और आउटसाइड स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज स्मॉल ए से लेकर के और इनफाइनाइट रेडियस तक है। तो इसको कंप्लीट करो आप लोग, आंसर ले आओ। बाद में ना लास्ट में जब पूरा आंसर आ जाए तो यहाँ पर जो जे है उसको रिप्लेस कर देना आई अपॉन पाई ए स्क्वायर से। फाइनली जब ये आंसर यहाँ पर आ जाए तो करंट डेंसिटी जे को रिप्लेस कर दीजिएगा और करंट अपॉन पाई ए स्क्वायर यूज करो यहाँ पर, और कैलकुलेट कर लो आंसर जो आएगा ना। एक्चुअली एक इसमें लॉग का फैक्टर आएगा, एक फैक्टर लॉग का आएगा, और एक नॉर्मल पॉलिनोमियल टाइप का आएगा, डिग्री वाला आएगा, पैराबोलिक कर्व। तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर लॉग वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं वेट कर रहा हूँ, अपना आंसर ले आओ, क्योंकि इसका एक्चुअली एक और काम भी है। जब आंसर आ जाएगा तो मुझे बताइएगा। आंसर जब आ जाए, लिखना नहीं है, बट हाँ आंसर यस और नो करके कि आ गया, तो उसके आगे प्रोसीड करना है मेरे को। आंसर जब आ जाए तो उसके आगे प्रोसीड करना है। जो अभी आंसर आ जाए तुम्हारा, जो भी आंसर आ जाएगा, बिकॉज कैलकुलस है, सिंपल आंसर। इसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, जो भी आपका आंसर आया उस आंसर को आप कंपेयर करना हाफ एल आई स्क्वायर से। जो भी तुम्हारा आंसर आए उसको कंपेयर करो हाफ एल आई स्क्वायर से। जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसे कंपेयर करो हाफ एल आई स्क्वायर से, तो तुम्हें इस सॉलिड सिलेंडर का सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा। इस सॉलिड सिलेंडर की सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगी। जस्ट पहले आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको हाफ एल आई स्क्वायर से कंपेयर करना है, और उस कंपैरिजन के बाद कैपिटल एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर वो कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का एक तरीका है एनर्जी मेथड, कि पहले एनर्जी कैलकुलेट कर दी जाए। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इस रिजल्ट से एनर्जी कैलकुलेट कर दें, और उस एनर्जी को बाद में कंपेयर कर दें हाफ एल आई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकाला जा सकता है एनर्जी मेथड से। और ये एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब आप ये मत समझना कि ये फॉर्मूला सोलेनाइड के लिए है। सोलेनाइड को एज ए सैंपल यूज किया गया है, सोलेनाइड एज ए सैंपल यूज किया है मैंने, बट ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल रिजल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से है, कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड कहीं क्रिएट करोगे तो इतना एनर्जी स्पेंड होगी, इतना वर्क करना ही पड़ेगा। बिना वर्क किए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉ। और बिना वर्क के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कोई भी फील्ड एट द कॉस्ट ऑफ वर्क डन होगी, विदाउट वर्क फील्ड क्रिएट नहीं की जा सकती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है दुनिया के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इंडक्टेंस की इतनी प्रॉपर्टीज समझने के बाद उम्मीद कर रहे हैं समझ तो आया होगा, और नहीं तो इसके बाद सर्किट्स पे आएंगे।
तो सर्किट्स विथ सेल्फ इंडक्टेंस वाले सर्किट्स, इसमें दो सर्किट्स आते हैं बेसिकली। एक आता है आपका LR सर्किट, जिसमें आप पढ़ोगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ये एक टॉपिक आएगा, और दूसरा टॉपिक इसी में आएगा LC सर्किट, LR के बाद LC सर्किट, जहां पर ऑसिलेशन ऑफ करंट आएगा, यानी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन ऑफ करंट। ये दो टॉपिक्स हैं जहां पर सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ जी सात्विक, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर्किट्स विद इंडक्टेंस, तो फटाफट देख लेते हैं इसको, दोनों आर्टिकल्स जल्दी से देखो। ये आपका ना आरसी सर्किट के सिमिलर होगा। मैं इसलिए ये सब चीजें मैं इसलिए बताता हूँ ना, कौन सा किसके सिमिलर है ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप इजीली रिलेट कर सकते हो। सिमिलर टू आरसी सर्किट, तो काफी हद तक वैसे ही कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। और ये वाली चीज आपको सिमिलर टू मिलेगी, सिमिलर टू स्प्रिंग मास ऑसिलेशन, जो हम लोगों ने एसएचएम चैप्टर में पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास ऑसिलेशन जो एसएचएम चैप्टर है क्लास 11th का, उसके सिमिलर रिजल्ट आएंगे। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आरसी पढ़ा है ना, उसके रिजल्ट आएंगे। उत्कर्ष बताएंगे यार, रुक जाओ, भी सब कर रहे हैं ना। तो चलिए पहले एलआर सर्किट ले लो, पहले एलआर सर्किट पे आते हैं कि एलआर सर्किट पे क्या होना है। तो इसमें देखिए, मतलब इसमें कुछ ऐसा है, हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई एक आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई एक और रेजिस्टेंस है आर डैश मान लेते हैं, और ये स्विच यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये टू वे स्विच है ना, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच को पॉइंट 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं और स्विच को पॉइंट 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो पहले क्या किया जा रहा है, पहले स्विच को पॉइंट 1 पे कनेक्ट किया जा रहा है, पहले स्विच जो है वो पॉइंट 1 पे कनेक्टेड है। बाद में इसको 1 से हटा करके और 2 पर लाएंगे, और ये कुछ V वोल्ट की बैटरी है। चलो क्या रिजल्ट आएगा देखो, जब स्विच 1 पे है, व्हेन स्विच इज एट पॉइंट 1, यानी बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये करंट की ग्रोथ होगी। और हम लोग को ना इक्वेशन डिराइव कर रही है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर रही है कि करंट किस तरीके से चेंज हो रहा होगा सर्किट में व्हेन द स्विच इज एट पॉइंट 1। तो ऑब्वियसली ये जो बैटरी होगा, इसकी वजह से करंट आएगा, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगी, और बैटरी की वजह से जो आई करंट फ्लो करेगा, वो करंट आई वाया इंडक्टर होता हुआ, इस इंडक्टर से होता हुआ फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ, और फिर इस रेजिस्टेंस आर से होता हुआ वो करंट वापस ऐसे फ्लो करेगा। तो इसकी ना, अगर हम अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था लेक्चर, वहां पर मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट। अगर हम लूप इक्वेशन, किरचॉफ लूप इक्वेशन पे जाएं, तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहां से स्टार्ट करें, तो बैटरी को जब क्रॉस करेंगे माइनस से प्लस की तरफ ना, माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ पर आपको माइनस V का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कुल मिलाकर के आपको लूप इक्वेशन लिखनी है। देखो क्या बनेगी, आप इसका लूप इक्वेशन चेक करो फटाफट, क्या बनेगा लूप इक्वेशन। अगर मैं यहाँ लूप इक्वेशन चेक करूं, तो यहां से यहां जाने पर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा L इंटू DI/dt का, जल्दी से देखते हैं। और फिर जब वापस आएंगे इस तरफ करके, तो रेजिस्टेंस के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा I इंटू R का। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस
सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी कैपिटल वी, ये हो गई लूप इक्वेशन। बस इतना सा ही है, आगे कैलकुलस है इसकी, इसकी जस्ट एक कैलकुलस है। कैलकुलस कैसे लगेगी देख लो, उसमें सीधी सी इक्वेशन है, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू वी। सो डी आई डिवाइडेड बाय, इस आई आर को उस तरफ लेके गए और फिर डिवाइड कर दिया, और ये 1/L डी टी, आई आर उस तरफ लेके जाओ, वी माइनस आई आर, फिर उसको डी आई के नीचे ले गए, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे टाइम को 0 से t तक के लिए और करंट को 0 से I तक के लिए। तो सिमिलर टू आरसी सर्किट में इसके अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, करंट की इक्वेशन। तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसके अंदर, आपको सीधा रिजल्ट पे बता रहे हैं। करंट की इक्वेशन बनेगी V बाई आर और इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। चेक कर लीजिए इसे। जिसका मतलब ये हो जाएगा कि करंट 0 से स्टार्ट होगा और t इनफाइनाइट होने पर, t जब इन्फिनिटी होगा तो करंट की वैल्यू v अपॉन आर। और ये चीज पहले भी कही थी कि करंट करंट की लिमिट रेजिस्टेंस से डिसाइड करेगा कि सर्किट में कितना करंट जाएगा, वो डिसाइड होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। यानी v अपॉन आर इज द लिमिट ऑफ करंट, v बाई आर इज द लिमिट ऑफ करंट। तो फिर ये इंडक्टेंस वहां पर क्या काम कर रहा है, ये उस करंट को v अपॉन आर तक जाने में थोड़ा सा डिले करेगा, टाइम बढ़ा देगा उसका। करंट को v अपॉन आर होने में कुछ टाइम लगा देगा, वो रोल ऑफ इंडक्टेंस है। तो करंट की ग्रोथ तो है, ग्रोथ ऑफ करंट है, v अपॉन आर फाइनल करंट होगा, तो v अपॉन आर फाइनल करंट होगा, लेकिन मैथमेटिकली उसके अंदर इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मैथमेटिकली t जब इनफाइनाइट होगा तब जाकर के करंट v अपॉन आर पहुंचेगा, और इसको कहा जाएगा ये स्टडी स्टेट ऑफ सर्किट, सिमिलर टू द आरसी। स्टडी स्टेट करंट v अपॉन आर, और ये इक्वेशन कहलाएगी ग्रोथ ऑफ करंट की। करंट के ग्रोथ की इक्वेशन है v अपॉन आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एल। तो ये जनरल प्रॉपर्टी ध्यान रखना होगा, किसी भी इंडक्टर वाले सर्किट को, किसी भी इंडक्टर वाले सर्किट को जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस इंडक्टर का रोल सिर्फ इतना होगा, रोल ऑफ इंडक्टर सिर्फ इतना होगा, वो करंट की ग्रोथ को डिले करेगा, करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। बात समझो, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ करंट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। कहने का मतलब देखो क्या है, आपको ना एक नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, एक यहाँ पर नॉर्मल प्रॉब्लम लगाते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम ये है, नॉर्मल सा क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम का और बैटरी लगाई गई 6 वोल्ट की, और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 6 वोल्ट की बैटरी, और दूसरी जगह पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट की बैटरी और प्लस 5 हेनरी का इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ 5 हेनरी, और तीसरी जगह पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट बैटरी और 10 हेनरी का इंडक्टेंस, ऐसे है। तो इन तीनों सर्किट्स में किस चीज का फर्क आएगा ये बताना है आपको, इन तीनों सर्किट में डिफरेंस क्या मिलेगा मुझे। यहाँ पर एक तरीके से इंडक्टेंस मैंने 0 मान लिया है, यहाँ पर इंडक्टेंस 5 हेनरी है, फिर इंडक्टेंस 10 हेनरी है। तो फर्क क्या पड़ेगा, नंबर 1 सुनिए, प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर और एब्सेंस ऑफ इंडक्टर का जो डिफरेंस आएगा वो कहां पर आएगा।
अल्टीमेटली 6 वोल्ट और 2 ओम। तो यहां पर भी करंट 3 एम्पियर तक रीच करेगा, यहां पर भी करंट 3 एम्पियर होगा, और यहां पर भी करंट 3 एम्पियर होगा। कुल मिलाकर के 0 एम्पियर से 3 एम्पियर तक इसमें भी जाएंगे, 0 एम्पियर से 3 एम्पियर यहां पर भी जाएंगे, और 0 एम्पियर से 3 एम्पियर हम यहां पर भी जाएंगे। सिर्फ इतना सब होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है। फर्क इतना होगा कि ये 0 से 3 एम्पियर, हाँ ये श्रेयस ठीक है, ये 0 से 3 एम्पियर इंस्टेंटेनियस मिलेगा आपको, इंस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस 0 है। हालांकि प्रैक्टिकली कभी 0 नहीं होता, प्रैक्टिकली इंडक्टेंस कभी 0 कर नहीं सकते, तो मैथमेटिकल है ये सब कुछ। दूसरे वाले में 0 से 3 एम्पियर इन सम टाइम होगा, कुछ टाइम लग जाएगा इसमें, और इसमें भी 0 से 3 एम्पियर इन सम मोर टाइम, मतलब सेकंड वाले से भी ज्यादा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा इंडक्टेंस, करंट की ग्रोथ उतनी डिले होती चली जाएगी। डिले होना अलग बात है, आप पहुंचोगे वहीं तक। एक जर्नी जैसा है, रास्ते में ट्रेन लेट होते चली जा रही है, ट्रेन लेट होते जा रही है, तो कभी ना कभी तो आप पहुंच ही जाओगे जहां जाना था, जहां का टिकट लेकर के आए थे, तो वहां पहुंच तो जाओगे। लेकिन वो ट्रेन लेट हो रही है अगर, तो सिर्फ जर्नी का टाइम डिले हो रहा है। 6 घंटे की जर्नी 7 घंटे में हो जाएगी, 7 घंटे की जर्नी 8 घंटे में हो जाएगी, बट अल्टीमेटली जाओगे उसी स्टेशन तक जहां का टिकट लेकर के बैठे हो, जिस ट्रेन में बैठे हो आप। तो सिर्फ इतना सा काम है इंडक्टेंस का। प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस सिर्फ ये करेगा, वो करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ ये डिसाइड करता है कि वो करंट कितने टाइम के अंदर ग्रो कर जाएगी। ये बात समझ लो आप, इतना सा होगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे दिखाना चाहूं तो कैसा ग्राफ बनेगा? अगर इसको आप ग्राफ पेपर पे दिखाना चाहो टाइम और करंट के बीच में, तो मेरा ये कहना है कि करंट जाएगी तो 3 एम्पियर तक ही, 3 एम्पियर तीनों सर्किट्स में जाएगा। कितनी जल्दी जाना है वो देखो आप। पहले वाले सर्किट में, पहले वाले सर्किट में करंट इमीडिएटली 0 से 3 तुरंत राइज कर जाएगा, इमीडिएट 0 से 3। ये हमारा सर्किट 1 है। सर्किट 2 में थोड़ा सा डिले हो गया, ये सर्किट 2 है। सर्किट 3 और डिले होगा और लेट हो गया, ये सर्किट 3 है। सब में जाओगे आप 3 एम्पियर तक का ही। और यही जो डिले हो रहा है ना, जो डिले है, उस डिले वाले पीरियड में करंट की इक्वेशन, उस डिले वाले पीरियड में जो करंट है उसकी एक इक्वेशन आएगी, और उसी इक्वेशन को, जो सर्किट 2 है, वहां पर हम करंट की इक्वेशन ये लिखेंगे, आई इक्वल टू फाइनली 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर, ई रेज टू द पावर, यही हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है, माइनस आर टी बाई एल। तो माइनस R2 इंटू टी ओवर एल, यानी कि 5। थर्ड वाले में जब जाएंगे तो करंट इक्वल टू 3, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2t ओवर, यहां पर 10 आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टेंस 0 है, 5 है, 10 है, आपको जाना 3 एम्पियर तक ही है। करंट की लिमिट नहीं बदल जाएगी, लिमिट ऑफ करंट रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। आप इमीडिएटली राइज करोगे या धीरे धीरे राइज करोगे या और स्लो राइज करोगे, ये डिसाइड होता है बाय द इंडक्टर। और इसी को इस इक्वेशन में आपने एडजस्ट किया है, मतलब उसी ग्रोथ को इस इक्वेशन के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, सेम ग्रोथ बेस्ड ऑन द इंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी आपको इंडक्टर की अब अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि इंडक्टर सिर्फ सर्किट की करंट को डिले करेगा, चेंज नहीं करेगा कभी।
मतलब अगर सर्किट में इंडक्टेंस है या नहीं है, करंट उतनी ही मिलेगी आपको। जैसे कि अगर कोई ये कहे ना कि यहाँ पर एक V वोल्ट बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंडक्टेंस है ना, यहाँ पर एक इंडक्टेंस L है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है, तो इसमें करंट कितना होगा, बैटरी से कितना करंट निकलेगा, ये पूछा जाए आपसे। करंट फ्रॉम बैटरी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द करंट फ्रॉम बैटरी, करंट फ्रॉम बैटरी क्या होगा ये देखना है मुझे। ठीक है जी, व्हाट इज करंट फ्रॉम बैटरी, फिर से बोल रहा हूं आपसे, व्हाट इज करंट फ्रॉम बैटरी, ये देखना है। और मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 और इसको R3, इनकी कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है और R3 की वैल्यू 6 ओम है, और पोटेंशियल V की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 12 वोल्ट है। चलो अब बताओ न्यूमेरिकल। और इंडक्टेंस L की वैल्यू 2 हेनरी है, कुछ भी रैंडमली मैंने माना है। तो करंट फ्रॉम बैटरी कितना आएगा ये देखना है मुझे। करंट फ्रॉम द बैटरी, मेरा स्टेटमेंट सुन लो, आपको चीजें हमेशा आसान लगेंगी। स्टेटमेंट एक बार मेरी आप समझ गए, मेरा ये कहना है कि यहाँ पर इंडक्टेंस हो या ना हो, करंट उतना ही आएगा। हाँ ट्रेस, तो आप इस इंडक्टेंस को इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, एक नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा ये, इसको हटा दो, इंडक्टेंस इग्नोर करो। ये एक नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में प्लस एक रेजिस्टेंस सीरीज में, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसकी कोई औकात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ करेंगे ना जब आपको मालूम चल जाएगा, यस हाँ कैपिटल आई जो होगा ये 4 एम्पियर होगा, सिंपल सा। लेकिन अब आप कहोगे कि फिर इस सर्किट में इंडक्टेंस का काम क्या है, फिर तो इसमें और नॉर्मल सर्किट में कोई फर्क ही नहीं रहा। इंडक्टर वाले सर्किट में और बिना इंडक्टर वाले सर्किट में फर्क क्या है फिर, तो वो फर्क यही है, सर्किट विदाउट इंडक्टर और सर्किट विथ इंडक्टर में फर्क इतना है कि आपको उतना ही करंट कुछ टाइम लग जाएगा। यानी यही काम यहां पर करूं कि कैपिटल आई 4 एम्पियर तो होगा, बट विल टेक टाइम टू रीच दिस 4 एम्पियर, इस वैल्यू तक आने में टाइम लगेगा। अब किसी ने पूछा कितना टाइम लगेगा, कितना समय चाहिए आपको 4 एम्पियर तक जाने में, कितना टाइम लगेगा 4 एम्पियर तक जाने में, किसी ने कहा कि ये बता दो भाई कितना टाइम लगेगा 4 एम्पियर जाने में। हाउ मच टाइम विल टेक टाइम टू रीच द वैल्यू, यस हाउ मच टाइम। तो उसका आंसर मैथमेटिक्स में अगर ढूंढोगे ना, उसका आंसर अगर आप इक्वेशंस के थ्रू देखोगे, तो इक्वेशन तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है, इक्वेशन हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है। तो अगर कोई पूछे कि हाउ मच टाइम, तो इसका आंसर अगर कोई पूछे कि यार कितना समय लगेगा, तो अगर हम थ्योरी में जाएं, थ्योरी यानी कि अगर हम इक्वेशन ऑफ करंट को देखें, थ्योरी का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ करंट, तो इक्वेशन ऑफ करंट जब आप चेक करोगे ना, इक्वेशन ऑफ करंट, तो उसके हिसाब से तो आपको लगेगा आंसर इनफाइनाइट सेकंड्स, इन्फिनिटी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम उसको रियल लाइफ यानी कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करें, प्रैक्टिकल सिनेरियो में, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऑब्वियसली इनफाइनाइट टाइम तक नहीं वेट करना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी हमारी खर्च हो जाएगी और सिर्फ 4 एम्पियर करंट का इंतजार करते करते। तो 4 एम्पियर करंट के इंतजार में हम अपनी लाइफ तो खत्म नहीं कर देंगे कि भाई 4 एम्पियर करंट आए। प्रैक्टिकली टाइम टी मिली सेकेंड्स या फिर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और ये सिमिलर चीज मैंने आरसी में तुम्हें समझाई हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि जब t की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है ना L बाई आर से, t मच मच लार्जर देन L बाई आर,
देखिए मैंने आपको समझा रखा है, पहले भी समझाया हुआ है। टी की वैल्यू जैसे ही एल बाई आर से बड़ी होगी, ई रेस टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ई रेस टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये लगभग जीरो को टेंड कर जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड कर जाएगा ये। और ये बात आप यहां से देख सकते हो, यहां से इस इक्वेशन से देख सकते हो, इस इक्वेशन से। एक काम करो, टी को ना, एक काम करिए, टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स रखो, 5 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 20 सेकेंड्स, जरा रख के देखते हैं। तो अगर मैं टी इक्वल टू 20 भी रखूँ ना, चेक करना है जरा, मैं टी को 20 सेकेंड्स रखता हूँ और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना, टी इक्वल टू 20 सेकेंड्स, आई विल बी 3 और ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 4। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो इसकी वैल्यू चेक कर लें। 3 इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 4 की वैल्यू क्या बन रही? 20 सेकंड लिया मैंने, सिर्फ 20 सेकंड। तो ये, हाँ मतलब 0.98 और इंटू 3 भी आएगा ना, ये मतलब ये 2.94 एम्पियर पहुंच जाएगा, 2.94 एम्पियर। तो सिर्फ 20 सेकंड। तो जिसको आप इनफाइनाइट कह रहे हैं ना, प्रैक्टिकली वो सेकंड्स में आएगा, प्रैक्टिकली सेकंड्स में आएगा। और ये तो बहुत ज्यादा इसलिए आ रहा है, 20 सेकंड भी ज्यादा है, इसलिए आ रहा है कि रेजिस्टेंस ओम में है और इंडक्टेंस हेनरी में है। प्रैक्टिकली इंडक्टेंस मिली हेनरी या फिर माइक्रो हेनरीज में होगा। हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है, हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है, तो समझ लेना आप इसको। सो जितने भी आपके एलआर सर्किट होंगे, हाँ जी सूरज, टाइम कांस्टेंट का ही कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट है। अभी और बात करेंगे उसमें, बट अभी के लिए फिलहाल मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको एक बात पहले समझो, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी कि सर्किट्स में अगर इंडक्टेंस लगा हुआ है तो उसका उसका पर्पस और रोल सिर्फ इतना होता है कि करंट कुछ टाइम बाद पहुंचेगी। अगर यहाँ इंडक्टेंस नहीं होता तब भी 4 एम्पियर करंट आता, लेकिन वो इमीडिएट आ जाता। और इंडक्टेंस है तब भी 4 एम्पियर करंट आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। बस और कोई काम नहीं है। इंडक्टेंस का काम करंट को डिले करना है, खत्म करना नहीं है। करंट को खत्म नहीं कर देगा वो, सिर्फ थोड़ा सा पोस्टपोन कर देगा कि ठीक है 4 एम्पियर आ जाना, थोड़ा सा रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है तुमको 4 एम्पियर, इतनी क्या जल्दी है कि 4 एम्पियर तुरंत आना है आपको, थोड़ा सा वेट करो। दैट इज इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस है। और उसी नेचर को यहाँ पर इक्वेशन में दिखाया जा रहा है आपसे कि करंट तो V अपॉन आर ही आएगा, करंट विल बी V अपॉन आर, करंट V बाई आर होगा, लेकिन इंडक्टेंस क्योंकि है तो फिर वो डिले हो गया, और उस डिले को हम लोगों ने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एलआर सर्किट की इक्वेशन कहलाई। और इक्वेशन किरचॉफ लूप इक्वेशन के बेसिस पर है, कैलकुलस के बेसिस पर है। इसको आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करंट ग्रो कर गया, यानी कि यहां पर एक करंट आ गई। जब यहां पर करंट आ गया, अब हम क्या करेंगे, स्विच को पॉइंट 1 से डिस्कनेक्ट करेंगे, पॉइंट 1 से डिस्कनेक्ट कर देंगे और स्विच को पॉइंट 2 पर कनेक्ट करेंगे। पहले यहां पर करंट की ग्रोथ हो जाने दो, जितनी ग्रोथ होनी थी करंट की हो गई। उस ग्रोथ के बाद, यानी कि स्टडी स्टेट के बाद, स्टडी स्टेट के बाद स्विच को पॉइंट 1 से हटा करके पॉइंट 2 पर लाएंगे, 1 से 2 पर लाएंगे, यानी कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और इस इंडक्टर को रेजिस्टेंस आर डैश के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब सिचुएशन क्या होगी, क्या अभी भी ग्रो होगा करंट? बैटरी से जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे,
उस इंडक्टेंस को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या करंट अभी भी ग्रो करेगा? क्या चीज, क्या करंट अभी भी ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी? तो अब हमारा मतलब उसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा है, बेसिकली नहीं करेगी, और उसी को हम डिके ऑफ करंट का नाम देंगे, डिके ऑफ करंट। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है जी, वही चीज मेरी डिके ऑफ करंट है। हम लोगों ने ये जो डायग्राम लिया था, उस डायग्राम में ये कहा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर वो आर डैश वाला रेजिस्टेंस है V, और वहां पर ये इंडक्टेंस। तो हमने क्या किया, स्विच को 0.2 पर शिफ्ट कर दिया, स्विच को 0.2 पर ले गए, 1 से हटा करके 2 पर ले गए, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो आफ्टर स्विच was at 1 for long time, यानी कि स्टडी स्टेट, नाउ स्विच थ्रोन एट 0.2। अब उसके आगे कहानी क्या होगी? मतलब लॉन्ग टाइम का मतलब इसमें करंट आ चुकी है, उसके बाद उसको 2 पर ले गए। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब स्विच 1 पे रहा था तो इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा था। कितना करंट फ्लो हो रहा था उस टाइम पर जब ये स्विच 0.1 पे था और लॉन्ग टाइम हो चुका है, मतलब डिले हो चुका है, डिले खत्म भी हो गया है इनफैक्ट, लॉन्ग टाइम का मतलब। तो क्या लिखोगे, कितना करंट रहा होगा जब ये स्विच 1 पे था, तो कितना करंट रहा होगा उस टाइम, एट द टाइम स्विच वाज एट 1, कितनी करंट इस इंडक्टेंस में चल रही होगी? V बाय आर, V बाय आर, उसको मैं आई नॉट कह देता हूं, आई नॉट इक्वल टू V बाय आर, विच मीन्स इसको आप कह सकते हो कि ये अब इनिशियल करंट है। दिस इज द इनिशियल करंट ऑफ डिके। अब जब डिके स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वैल्यू अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और हम ये मान के चलेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये करंट कम हो चुकी है, स्मॉल आई हो गया मान लो, रिड्यूस हो चुका है, और फिर ये रिड्यूस करंट ऐसे करके फ्लो करेगा और एक क्लोज पाथ बनता रहेगा। तो अब यहां पर लूप इक्वेशन जब लगाओगे, यहां पर अगर आप लूप इक्वेशन लगाओगे तो ट्राई अपने आप करना, लूप इक्वेशन की प्रैक्टिस अपने आप करिए। एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू 0, कैसे होगा ये अपने आप प्रैक्टिस करनी है आपको। एल डी आई बाई डी टी यहां पर, और प्लस आई आर डैश, सॉरी आर डैश रेजिस्टेंस है ये, तो आई आर डैश इक्वल टू 0। लूप इक्वेशन प्रैक्टिस अपने आप करोगे, बिकॉज यही मेन तुम लोग को देखना है। इसके बाद कहानी सिंपल है, डी आई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू माइनस आर डैश बाई एल डी टी, लिमिट इनिशियल करंट इसमें आई नॉट लिया जाएगा, बाद में आई रखेंगे, और यहाँ पर करंट टाइम 0 से टी तक, इसको पूरा डिटेल में लेके जाओगे जब सॉल्व करके लाओगे, तो आई बराबर आई नॉट ई रेस टू द पावर माइनस आर डैश टी बाय एल, चेक कर लीजिएगा इसको। सो दैट इज डिके ऑफ करंट है, मतलब करंट रिड्यूस करेगा, लेकिन इंडक्टर का नेचर है वो उसके रिडक्शन को भी डिले कर देगा, करंट अचानक से रिड्यूस नहीं होगी। कुल मिलाकर के इंडक्टेंस करंट की ग्रोथ में भी डिले लाता है, और अब उस करंट को कम होने में भी डिले करेगा। यानी कि क्योंकि बैटरी, देखिए स्विच को 1 से 2 करने का मतलब आप यहां पर ऑफ कर रहे हो, कुल मिलाकर के आप क्या कर रहे हो, पावर ऑफ कर रहे हो। तो घर, आपके घर में और हमारे घर में क्या होता है, स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है, हमारे और आपके घरों में स्विच ऑफ किया, फैन का, बल्ब का, लैपटॉप का, हेयर ड्रायर का, फैन आपने स्विच ऑफ किया तो इंस्ट्रूमेंट तुरंत बंद हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि स्विच ऑफ किया और बंद हो गया, करंट 0 हो गई। ठीक है, स्विच ऑफ करते ही करंट 0 हो जाती है, हम लोग ऐसा मानते हैं।
रियलिटी थोड़ी अलग है, रियलिटी अलग है। स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद करंट जीरो नहीं होता, लेकिन हम लोग का रिएक्शन टाइम बड़ा स्लो होता है। स्विच ऑफ करने के, मैंने कहा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कभी फील तो नहीं कर पाएंगे उस चीज को। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि अगर आप पावर ऑफ भी कर देंगे, अगर आप पावर को ऑफ भी करोगे तो भी करंट इमीडिएट जीरो नहीं हो पाएगा। करंट कभी भी इमीडिएटली जीरो नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इंडक्टेंस उसकी ग्रोथ, उसकी डिके को, मतलब उसका टाइम स्पैन बढ़ा देगा। जीरो तुरंत ना हो करके कुछ टाइम लग जाएगा। जीरो होगा लेकिन, फिर वही बात है कि जीरो होगा लेकिन थोड़ा सा रुक करके, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको जीरो आने में। जैसे ग्रोथ में डिले है तो डिके में भी डिले है। और ये करंट बेसिकली इनिशियल वैल्यू आई नॉट से स्टार्ट करके और डिके होते होते जीरो आएगा। और जितना बड़ा इंडक्टेंस होगा, जितना बड़ा इंडक्टेंस उतना ज्यादा डिले। एल जितना ज्यादा होगा, करंट को जीरो पहुंचने में उतना ज्यादा समय लगेगा। डिके उतना स्लो होता रहेगा, स्लो डिके होगा वो चीज करंट के डिके होने में। तो इंडक्टेंस हर तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। करंट को ग्रो होने में भी रोकता है और करंट को खत्म होने से भी डिले करवाता है। ये बेसिक नेचर ऑफ इंडक्टेंस में आता है, डिले। मतलब काम को एक्सटेंड करो, टाइम बढ़ाओ, यही इंडक्टेंस का फंडामेंटल नेचर है, आपको समझना है। और उसमें ये इक्वेशन बन रही है हमारी, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है डिके ऑफ करंट की। मतलब एज एग्जांपल मैं आपको ना ऐसे देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एक एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं और आप समझना इसको, थोड़ा सा जरूरी है इसको, ये सब कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इक्वेशन तो बाद में आ ही जाती है, लेकिन तो ये हमने क्या किया, 10 वोल्ट बैटरी ली और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 हेनरी है, रैंडमली चूज किया 3 हेनरी। और ये 0.1, ये 0.2। तो इसमें क्या है कि स्विच पहले 0.1 पे है, स्विच इज फर्स्ट एट 0.1, तो ये ग्रोथ हो जाएगी करंट की। उसके बाद हम इस स्विच को 0.2 पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास दो सर्किट्स हैं एक्चुअली कंपेयर करने के लिए, दो सर्किट्स हैं जहां पर मुझे कंपेयर करना है। कि आपको क्या समझ आ रहा है ये बताना है आपको। तो ये 2 ओम 10 वोल्ट अभी भी है और यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम की जगह यहाँ पर 7 ओम का रेजिस्टेंस है मान लेते हैं। थोड़ा सा ये कंपेयर करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से फर्क पड़ेगी हमें। यहाँ पर 7 ओम रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस हमारा 3 हेनरी है। ठीक है जी, ये इंडक्टेंस, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये हम 5 हेनरी कर रहे हैं, सॉरी ये 5 हेनरी। बताइए क्या होगा रिजल्ट। और इसको इसको भी, सॉरी एक मिनट बच्चा, ये ना ये 5 ओम रेजिस्टेंस लेंगे, ये रेजिस्टेंसेस सेम है, इंडक्टेंसेस फर्क है। तो आप मुझे ये बताओ, देखो मैं इसको समझाता हूँ कैसे होना है। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो वो मोमेंट है जब स्विच कनेक्ट किया जाएगा 1 पॉइंट पर, स्विच कनेक्टेड एट 1, ये टी इक्वल टू जीरो है। स्विच कनेक्टेड एट 1, दोनों सर्किट्स में, दोनों सर्किट्स में स्विच 1 पे कनेक्टेड है, सर्किट 1 में और सर्किट 2 में। तो आप ना ग्राफिकली मुझे ये बताओ, ग्राफ के थ्रू मुझे ये बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि आएगा, इनमें क्या डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों की जब ग्राफ बनेगी तो क्या उनमें क्या डिफरेंस आएंगे
करंट में और टाइम के बीच में। तो हाँ जी सूरज, 10/2 मैंने फिर कहा इंडक्टेंस की वैल्यू से कोई मतलब नहीं मुझे, तो 10/2 यानी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जाना है। तो 5 एम्पियर तक जाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझो, 5 एम्पियर तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंडक्टेंस कम है, तो ये 5 तक जल्दी पहुंच जाएगा और दूसरा वाला 5 तक लेट पहुंचेगा। तो एक को जल्दी रीच कराओ, एक को थोड़ा सा लेट कर दो वहां पर 5 एम्पियर तक जाने में। जो जल्दी रीच कर रहा वो 1 है, और जो बाद में रीच कर रहा वो 2 है। इस तरीके से कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ऐसे देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। गारंटेड बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट समझ लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं तुम्हें, इस स्टेटमेंट पे ही तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे, आराम से कर ले जाओगे। अब लॉन्ग टाइम के बाद, अच्छा खासा टाइम जब हो गया, वो करंट वहां पहुंच गई, 5 एम्पियर करंट आ गई, ठीक है। उसके बाद नाउ स्विच टर्न्ड एट 2, स्विच को अब 2 पे लेके गए, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आएगा भाई, स्विच 2 पे चली गई, 1 से 2 पे गए। तो अब नोटिस करो, 5 एम्पियर करंट यहां पर भी चल रही है और 5 एम्पियर करंट यहां पर भी आ रही है, दोनों में 5 एम्पियर करंट आ चुका है। यहां जल्दी आएगा, यहां लेट आएगा, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। अब हम स्विच को 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, मतलब बैटरी को हटा रहे हो, यानी पावर ऑफ कर रहे हो। पावर ऑफ करने का मतलब करंट कम होने लगेगा, यहां भी करंट कम होगा, यहां पर भी करंट कम होगा। तो अब कैसा ग्राफ आएगा। अब अगर मैं उसको ग्राफिकली उसका डिफरेंस देखना चाहूं कि ग्राफिकली डिफरेंस क्या बनेगा, तो करंट 5 एम्पियर दोनों में ही है और 0 तक आएंगे, 5 से 0 आएंगे। जहां पर इंडक्टेंस ज्यादा है वहां पर 5 से 0 आने में ज्यादा टाइम चाहिए, और जहां इंडक्टेंस कम है वहां पर 5 से 0 आने में कम टाइम चाहिए। तो सर्किट 1 में इंडक्टेंस कम है, तो ये 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और दूसरा सर्किट 5 एम्पियर से उसी 0 तक टच करने में रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सर्किट 2 में इंडक्टेंस ज्यादा है और सर्किट 1 में इंडक्टेंस कम है। ये इसका बेसिक नेचर है इंडक्टेंस को डिले करने का। इससे पता लगा सकते हैं कि सर्किट्स में करंट कैसे कैसे चेंज होगा। और इन्हीं कर्व की इक्वेशंस, ये जो कर्व हैं इनकी इक्वेशंस ये हैं, आई नॉट ई रेस टू द पावर माइनस आर डैश टी बाय एल। मतलब अगर आपसे 1 वाले की इक्वेशन कही जाएगी, तो 1 वाले की इक्वेशन आई इक्वल टू इनिशियल करंट 5 ई रेस टू द पावर माइनस आर डैश 5 टी अपॉन एल। तो 5 टी डिवाइडेड बाय एल यानी 3। और कर्व 2 की इक्वेशन जो है वो है आई इक्वल टू 5 ई रेस टू द पावर माइनस 5 टी, और वहां पर इंडक्टेंस 5 है। तो इन्हीं को आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, इन्हीं को ग्राफ में कन्वर्ट करो, और सब कुछ एनालाइज कर सकते हो डिके के टाइम पर। लास्ट पॉइंट बस ये है कि जब डिके हो जाएगा और ये करंट खत्म हो जाएगी, तो यहाँ की एनर्जी कहाँ चली गई, हाफ एल आई स्क्वायर कहाँ चला गया। एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर गया कहाँ, क्योंकि पावर तो ऑफ कर चुके हो, तो बैटरी से कोई वर्क तो हो नहीं रहा, पावर ऑफ है, यहाँ से कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो जो इसमें करंट थी अगर वो 0 हो गई, तो इंडक्टर की एनर्जी यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर वो कहीं खत्म हो गई, वो एनर्जी कहीं चली गई। तो वो कहाँ चला गया, हाँ बिल्कुल। तो ड्यूरिंग डिके ऑफ करंट, ड्यूरिंग डिके ऑफ करंट, एनर्जी ऑफ इंडक्टर जो उसके पास स्टार्टिंग में था, एनर्जी ऑफ इंडक्टर जो उसके पास 0 पे था, इज कन्वर्टेड एज, जो उसका
हीट लॉस कहोगे, हीट लॉस इन द रेजिस्टर। तो क्या इंडक्टर की वैल्यू से हीट लॉस पर फर्क पड़ेगा? मतलब कि इन दोनों में से क्या दोनों में बराबर हीट लॉस होगी? जब हम स्विच को 0.2 पर रखेंगे यहां, और यहां पर भी स्विच को 0.2 पर रखेंगे, तो क्या मेरे दोनों सर्किट्स में सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा? करंट तो देखिए, करंट यहां पर भी 5 एम्पियर से जीरो हो जाएगा, और करंट यहां पर भी 5 एम्पियर से जीरो हो जाएगा। कम इंडक्टेंस है तो 5 एम्पियर से जीरो होने में कम टाइम लगेगा, ज्यादा इंडक्टेंस है 5 एम्पियर से जीरो होने में ज्यादा टाइम लगेगा। बात करते हैं हीट लॉस की। क्या इस 5 ओम रेजिस्टेंस का हीट लॉस और इस 5 ओम रेजिस्टेंस का हीट लॉस अलग होगा? सोच के देखो, टाइम अलग अलग है, करंट तो उतना ही है लेकिन टाइम अलग अलग है। सेम करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। देखिए, हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टेंस अलग अलग है। 5 एम्पियर करंट 3 हेनरी के अंदर है, और वही 5 एम्पियर 5 हेनरी के अंदर है। हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर में यहां पर कम एनर्जी है, यहां पर ज्यादा एनर्जी है। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में, इन आवर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो इन आवर एग्जाम्पल केस 2 विल हैव मोर हीट लॉस, कह सकते हो, ज्यादा हीट लॉस होगा केस 2 में, क्योंकि उसके लिए एल ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा है। और वैसे भी इंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब करंट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ नहीं गया, करंट ज्यादा टाइम के लिए नहीं आ गई। और करंट अगर ज्यादा टाइम के लिए रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी तो हीट लॉस तो वैसे भी ज्यादा होगा। जितनी देर करंट फ्लो करने में लगेगी उतना ही ज्यादा हीट लॉस होगा। आई स्क्वायर आर टी वाला कंसेप्ट लगा लो, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप आरसी सर्किट रिवाइज करें। आरसी सर्किट रिवाइज होने से क्या होगा कि इसके क्वेश्चंस तुम ऑब्जेक्टिवली कर पाओगे, बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी आपको। आई मीन आरसी के जैसे टाइम कांस्टेंट वगैरह का कंसेप्ट सेम है ना, ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी सेम है, तो बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी अगर आप आरसी सर्किट पढ़ लेते हो एक बार। तो एक बार नेक्स्ट क्लास के पहले पढ़ लीजिएगा उसको, तो हमें न्यूमेरिकल कराने में आसानी हो जाएगी, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे हमारे। और एक एसएचएम चैप्टर का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड वगैरह का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैसे देखा जाता है, तो उससे भी हमें नेक्स्ट आर्टिकल में हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, हाँ टेस्ट तो एडवांस लेवल का ही होगा यार। ठीक है, चलिए क्लास अभी एंड कर रहे हैं यार इसको यहीं पर, विदाउट ब्रेक अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।